Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. नमस्कार। आज हम 3 आप कह सकते हैं बेहद अहम मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे और ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका विश्लेषण यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हमारे सामने कुछ स्रोत हैं जो आदर्श आचार संहिता मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसके अमल और सीमाओं पर बात करते हैं। फिर भारत में सड़क सुरक्षा की जो चिंताजनक स्थिति है उस पर और उसके उपायों पर भी चर्चा है। हाँ, और तीसरा मुद्दा भी काफी दिलचस्प है। जी, तीसरा ये कि कैसे ब्रिक्स देश जो हैं वो मौजूदा अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था स्विफ्ट उसे एक तरह की चुनौती दे रहे हैं। तो चलिए इन स्रोतों में जो जानकारी है उसकी परतें खोलते हैं, समझते हैं कि ये मुद्दे शासन, समाज और वैश्विक व्यवस्था के लिए क्या मायने रखते हैं। शुरुआत करते हैं आदर्श आचार संहिता से। मुझे डॉक्टर अंबेडकर की एक बात याद आती है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाले सही ना हो तो वो बुरा साबित हो सकता है। शायद एमसीसी पर भी ये लागू होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये है क्या असल में और इतनी बहस क्यों होती है इसे लेकर? देखिए, एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोई संसद से पास हुआ कानून नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, कानून नहीं है? नहीं, ये दरअसल राजनीतिक दलों के बीच बनी एक, कह लीजिए, आपसी सहमति है, एक तरह का जेंटलमैन एग्रीमेंट। इसका मकसद बड़ा सीधा सा है, चुनाव के दौरान सभी पार्टियों को बराबरी का मौका मिले, जिसे कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ, खासतौर पे ये कोशिश है कि जो सत्ताधारी दल है वो सरकारी मशीनरी या सरकारी खजाने का इस्तेमाल करके कोई नाजायज फायदा ना उठा ले। जैसे चुनाव के ठीक पहले कोई बड़ी लोक लुभावन घोषणा कर दी, नई स्कीम निकाल दी, तो ये सब रोकने के लिए। क्रिकेट मैच की तरह कि पिच सबके लिए बराबर हो। बिल्कुल वही कोशिश यही है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि शुरुआत तो शायद 70 के दशक में हुई थी इसकी, पर तब शायद इसे उतनी गंभीरता से लेते नहीं थे। हाँ, शुरू में उतना जोर नहीं था इस पर। फिर 1990 में जब टीएन शेषन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उन्होंने इसे बड़ी सख्ती से लागू करवाया। शायद तभी लोगों को चुनाव आयोग की ताकत का असली अंदाजा हुआ। बिल्कुल, शेषन साहब ने इसे एक तरह से दांत दिए। तो जब ये लागू होता है, ये एमसीसी, तो असल में होता क्या है? क्या क्या रुक जाता है? नई घोषणाएं, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल। हाँ, एमसीसी लगते ही सबसे पहली बात, सत्ताधारी पार्टी कोई नई स्कीम, नई सड़क, नई परियोजना ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं कर सकती। अच्छा। और नहीं सरकारी साधनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए हो सकता है। मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? हाँ, वो भी चुनाव प्रचार के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर या गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें पार्टी के या अपने निजी साधन इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक पुरानी कहावत है, मोर ऑनर्ड इन द ब्रीच देन इन द ऑब्जर्वेंस। मतलब ये कि नियमों का पालन करने से ज्यादा उनका उल्लंघन होता है। शायद सीधे तौर पर नहीं, पर चालाकी से। कैसे? पार्टियां रास्ता निकाल लेती हैं। हाँ, खासकर सत्ताधारी दल। देखिए, नियम कहता है नई घोषणा नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन उन योजनाओं का क्या जो एमसीसी लागू होने से पहले से चल रही हैं? पार्टियां अक्सर क्या करती हैं, ऐसी पुरानी योजनाओं की किश्तें या उनका लाभ चुनाव के ठीक पहले या चुनाव के दौरान जारी कर देती हैं। अच्छा। एक स्रोत में बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उदाहरण दिया गया है। योजना पुरानी थी, एमसीसी से पहले की, पर उसकी किश्तें चुनाव के ठीक वक्त पर जारी की गईं। हाँ। अब तकनीकी रूप से देखें तो ये एमसीसी का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि योजना तो पुरानी है। हाँ, बात तो सही है। लेकिन ये एमसीसी की जो मूल भावना है, जो स्पिरिट है, उसके तो खिलाफ है, क्योंकि ये सीधे सीधे वोटरों को प्रभावित करता है और सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाता है। और ऐसा सब करते होंगे। लगभग हर पार्टी जो सत्ता में होती है वो इस रास्ते का इस्तेमाल करती है। ये तो बड़ी महीन बात है। तो फिर चुनाव आयोग क्या करता है? इस पे तो आलोचना भी होती होगी काफी। आलोचना तो खूब होती है, बिल्कुल। क्या इसे कोई कानूनी दर्जा स्टैट्यूटरी स्टेटस देने की भी बात हुई है? हाँ, हुई है। 2013 में एक संसदीय समिति ने सिफारिश भी की थी कि इसे कानूनी दर्जा दे दिया जाए। तो फिर दिया क्यों नहीं? उसका एक व्यवहारिक पेंच है। सोचिए, अगर एमसीसी उल्लंघन पर कोर्ट केस होने लगे, हाँ, तो हमारी न्याय व्यवस्था में फैसला आने में कितने साल लगते हैं हम सब जानते हैं। सही बात है। और चुनाव तो 45-60 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो जब तक कोर्ट का फैसला आएगा तब तक तो चुनाव का नतीजा भी आ चुका होगा। उस फैसला का क्या मतलब रह जाएगा? ये भी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने मोहिंदर सिंह गिल मामले में कहा है, संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को बहुत शक्तियां देता है, खासकर तब जब कोई स्पष्ट कानून ना हो। तो आयोग चाहे तो सख्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो चाहे तो सख्त कदम उठा सकते हैं,
पर ये निर्भर करता है आयोग के सदस्यों पर, आयुक्तों पर, कि वो इन शक्तियों का कितना इस्तेमाल करते हैं। जैसे टीएन शेषन ने किया था। हाँ, उन्होंने किया था, पर शायद बाद के आयुक्त उतने सख्त नहीं रहे, या फिर कहिए कि नेता ज्यादा मैकियावेलियन हो गए। मैकियावेलियन मतलब चालाक, साम दाम दंड भेद सब अपना कर अपना रास्ता निकाल लेने वाले। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? एक स्रोत में शायद कोई अलग सा सुझाव भी दिया है। हाँ, एक सुझाव थोड़ा हटके है। लेखक का कहना है कि जब ये नई घोषणाओं पर रोक वाला नियम असल में मतलब पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पा रहा, हाँ, और पार्टियां उसकी काट निकाल ही ले रही हैं, तो इस दिखावे को ही खत्म कर देना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए। हाँ, उनका तर्क है कि एमसीसी के बाकी हिस्से तो रहें, जैसे नफरती भाषण पर रोक, शराब बांटने पर रोक वगैरह। इनके लिए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जैसे कानून हैं भी। अच्छा, पर ये नई घोषणाओं वाली रोक हटा दो। इससे एक फायदा ये होगा कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बहस चलती है, हाँ, उसमें एक दलील ये दी जाती है कि एमसीसी लगने से विकास कार्य या गवर्नेंस रुक जाती है। तो जब ये रोकी हट जाएगी तो गवर्नेंस रुकने वाली दलील कमजोर पड़ जाएगी। ये उनका तर्क है। दिलचस्प। तो ये थी एमसीसी की कहानी। नियम है, पर उनकी भावना को दरकिनार करने के रास्ते भी हैं। बिल्कुल। चलिए, अब नियमों की दुनिया से निकलकर एक ऐसी हकीकत पर आते हैं जहां नियमों की अनदेखी या कमी रोजाना जाने ले रही है। भारत में सड़क सुरक्षा। ओह हाँ, ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। वो हैदराबाद के पास का हादसा याद आता है? हाँ। गड्ढे से बचने के चक्कर में ट्रक और बस की टक्कर, 19 जाने चली गईं। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। और वहाँ की हालत, ना डिवाइडर, ना लाइट, ना कोई साइन बोर्ड। ये तो और देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं है। आंकड़े तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। क्या है आंकड़े? भारत में हर रोज करीब 400 लोग सड़क हादसों में मरते हैं। 400 रोज? ये लगभग ऐसा है जैसे रोज एक बड़ा हवाई जहाज क्रैश हो रहा हो। हे भगवान। पर इस पर वैसा हल्ला क्यों नहीं मचता जैसा प्लेन क्रैश पर मचता है? शायद इसे स्टैटिस्टिकल नंबिंग कहते हैं। आंकड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि हम सुन्न हो जाते हैं, कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बचती। और मरने वालों में कौन लोग होते हैं ज्यादातर? दुखद बात यह है कि मरने वालों में ज्यादातर पैदल चलने वाले, साइकिल या टू व्हीलर सवार, बस यात्री, मतलब अक्सर गरीब और आम लोग होते हैं। तो ये एक तरह से सामाजिक न्याय का भी मुद्दा बन गया। बिल्कुल, ये सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है। और अक्सर हम सुनते हैं या रिपोर्टों में पढ़ते हैं कि हादसा ड्राइवर की गलती से हुआ। क्या ये पूरी सच्चाई होती है? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी दस्तावेजों में अक्सर मानवीय भूल या ड्राइवर की गलती लिखकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। हाँ, ये आसान बहाना है। दिया गया हो। बहुत मुमकिन है, पर सड़क पर वो गड्ढा क्यों था, डिवाइडर या स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं थी, इस सिस्टम की विफलता पर बात कम होती है। जबकि सड़क सुरक्षा का एक बुनियादी सिद्धांत है कि हादसे वो अप्रत्याशित नहीं होते, उन्हें रोका जा सकता है। प्रिडिक्टेबल एंड प्रिवेंटेबल। अच्छा, रोका जा सकता है? हाँ। ये महज एक्सीडेंट नहीं है, ये असल में क्रैश हैं जिन्हें सही उपायों से रोका जा सकता था। इसमें हमारे ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम का भी तो बड़ा हाथ होगा। मुझे तो लगता है वो भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल है। आरटीओ दफ्तरों की हालत, टेस्टिंग का जो तरीका है, सब जानते हैं कैसा है। हाँ, बस गाड़ी आगे पीछे करके दिखा दो या वो एस शेप में चला दो, लाइसेंस मिल गया। सही कहा। जबकि आप देखें जर्मनी जैसे देशों में कितने कड़े टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजी टेस्ट होता है, रात में ड्राइविंग का टेस्ट, बर्फीले मौसम में चलाने का टेस्ट। और यहाँ तो बस खाना पूर्ति है। स्रोत में एक सुझाव भी दिया गया है इस पर। क्या? कि जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्रों को प्राइवेटाइज किया गया, टीसीएस संभालती है ना, हाँ, उससे काफी सुधार हुआ है। प्रक्रिया डिजिटल हुई, एफिशिएंट हुई। तो वैसा ही कुछ लाइसेंसिंग सिस्टम के साथ क्यों नहीं किया जा सकता? प्राइवेट सेक्टर को शामिल करके, तकनीक का इस्तेमाल करके इसे सुधारा जाए। ये तो अच्छा सुझाव है। और सड़कों का क्या? उन्हें तो किलर इंफ्रास्ट्रक्चर तक कहा गया है। हाँ, ये दूसरा बड़ा पहलू है, जानलेवा सड़कें। आंकड़े बताते हैं कि हर 5 में से 1 हादसा सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से होता है। हर 5 में से 1? हाँ, डिवाइडर नहीं है तो लोग गलत दिशा में गाड़ी चला रहे हैं, खतरनाक मोड़ हैं बिना किसी चेतावनी के, साइन बोर्ड है ही नहीं, गड्ढे हैं। हाँ, गड्ढे तो हर जगह है। सड़क के बीच में बेवजह कंक्रीट के बैरियर बना दिए। पहाड़ी सड़कों पर क्रैश बैरियर नहीं है। ये सब मौत को दावत देने जैसा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठेकेदार? सरकारी विभाग? दोनों। ठेकेदारों की गुणवत्ता पर सवाल हैं और उन सरकारी विभागों की निगरानी पर भी जो ये सब पास करते हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए। और अगर भगवान न करे हादसा हो ही जाए, तब क्या?
उसके बाकी की क्या व्यवस्था है? तब आता है गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट। गोल्डन आवर? हाँ, यानी हादसे के बाद का वो पहला घंटा। अगर उस 1 घंटे में घायल व्यक्ति को सही मेडिकल मदद मतलब ट्रॉमा केयर मिल जाए तो जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और मदद करने वालों के लिए भी तो कुछ नियम बने थे, गुड समैरिटन लॉ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गुड समैरिटन कानून बनाए हैं ताकि जो लोग मदद के लिए आगे आएं उन्हें बाद में पुलिस या कानूनी पछड़ों में ना फंसाया जाए, डर खत्म हो। लेकिन क्या जमीन पर इसका असर दिख रहा है? असर तो है, पर दिक्कतें दूसरी हैं। जैसे बिहार जैसे राज्यों का उदाहरण दिया गया जहां ट्रॉमा सेंटर्स की भारी कमी है। ओह, हाईवे पर मीलों तक कोई ढंग का अस्पताल नहीं। नतीजा, वहां रोड एक्सीडेंट में मृत्यु दर ज्यादा है। जरूरत इस बात की है कि देश के हर कोने में, खासकर हाईवे के नेटवर्क पर, अच्छे सुसज्जित ट्रॉमा सेंटर्स हों। यानी सड़क सुरक्षा सिर्फ ट्रैफिक नियम या ड्राइवर की ट्रेनिंग का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी व्यवस्था का मुद्दा है। लाइसेंस कैसे बनता है, सड़कें कैसी बनती हैं, उनका रख रखाव कैसा होता है, और हादसे के बाद इलाज की क्या सुविधा है, सब जुड़ा हुआ है। सही कहा, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। और ये 400 मौतें रोज, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये परिवार तबाह हो रहे हैं। देश की उत्पादकता का कितना नुकसान हो रहा है। बहुत बड़ा नुकसान है। वो ब्राजीलिया घोषणा हुई थी, उसमें भारत ने शायद 2020 तक हादसों को आधा करने का लक्ष्य रखा था। हाँ, रखा था, पर वो लक्ष्य तो पूरा नहीं हो पाया। हम उससे बहुत दूर हैं। तो जो भविष्य के प्रशासक हैं, जैसे IAS ऑफिसर, जो DM बनेंगे, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा, अपने इलाके के ब्लैक स्पॉट्स पहचानना, घटिया सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर नजर रखना। हाँ, उन्हें इस पर बहुत ध्यान देना होगा। ये सीधे सीधे लोगों की जान से जुड़ा मसला है। चलिए अब सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर जरा वैश्विक वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमारा तीसरा विषय। हाँ, ब्रिक्स वाला। हाँ, ब्रिक्स देशों की वो कोशिश जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली स्विफ्ट, उसके दबदबे को चुनौती दे रहे हैं। पहले तो यही समझते हैं कि ये स्विफ्ट आखिर है क्या भला। देखिए, स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नाम थोड़ा भारी है। हाँ। पर काम आसान भाषा में समझें तो ये असल में कोई बैंक नहीं है जो पैसा इधर से उधर भेजता हो। अच्छा, तो फिर क्या है? ये बैंकों के बीच सुरक्षित तरीके से संदेश भेजने का एक नेटवर्क है। आप इसे समझ लीजिए बैंकों का अपना व्हाट्सएप या टेलीग्राम। बैंकों का व्हाट्सएप, दिलचस्प। हाँ, जब मान लीजिए भारत के किसी बैंक को अमेरिका के किसी बैंक को पैसा भेजना है तो वो सीधे पैसा नहीं भेजते, वो स्विफ्ट के जरिए एक सुरक्षित संदेश, एक निर्देश भेजते हैं, और उस निर्देश के आधार पर फिर पैसों का लेन देन होता है। तो इसके बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, लगभग ठप पड़ सकता है। अब इसमें असली पेच ये है कि स्विफ्ट सिस्टम पर पश्चिमी देशों का, खासकर G10 देश जो हैं, अमेरिका और उसके सहयोगी, उनका दबदबा है। और साथ ही दुनिया का 80% से ज्यादा व्यापार किसमें होता है? अमेरिकी डॉलर में। हाँ, डॉलर में। हाँ। तो ये दो चीजें मिलकर स्विफ्ट पर नियंत्रण और डॉलर का प्रभुत्व पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका को, वैश्विक वित्त पर बहुत ज्यादा ताकत देती हैं। और जब इस ताकत का, इस नियंत्रण का इस्तेमाल हथियार की तरह होता है, तब दिक्कत शुरू होती है ना? बिल्कुल, उसे कहते हैं वित्त का शस्त्रीकरण, वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस। कैसे, कोई उदाहरण? देखिए, जब अमेरिका और उसके सहयोगियों को किसी देश को सजा देनी होती है या उस पर दबाव बनाना होता है तो वो उसे स्विफ्ट नेटवर्क से काट देते हैं। ओहो। ईरान के साथ ऐसा किया गया जब उस पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंध लगे, उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। और हाल में रूस के साथ भी हुआ। हाँ, बिल्कुल, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके कई बड़े बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया। अब सोचिए, रूस को अपना तेल, गैस बेचना है, उसके लिए पेमेंट लेना है, या बाहर से कुछ मंगाना है, उसके लिए पेमेंट करना है, सब कितना मुश्किल हो गया होगा उसके लिए। तो फिर ब्रिक्स देश, मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, उन्हें ये डर लगा कि भाई आज रूस का नंबर है, कल हमारा भी आ सकता है। एकदम सही। उन्हें लगा कि अपनी अर्थव्यवस्था की चाबी, अपनी आर्थिक संप्रभुता किसी और के हाथ में क्यों दें? फाइनेंशियल सॉवरेनिटी। हाँ, वित्तीय संप्रभुता। वो नहीं चाहते कि अमेरिका या पश्चिमी देश जब चाहें एक बटन दबाकर उनकी अर्थव्यवस्था का गला घोंट सके। वहां उन्होंने 2 बड़े कदम उठाए थे। एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बनाया था, वर्ल्ड बैंक के विकल्प के तौर पर। बिल्कुल। और दूसरा था कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, CRA, जिसे IMF के विकल्प के तौर पर देखा गया। ये पहला बड़ा संकेत था कि ब्रिक्स देश अब पश्चिमी वित्तीय संस्थानों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। इसके बाद शायद उन्होंने आपस में अपनी करेंसी में व्यापार को भी बढ़ावा दिया। हाँ। रुपया रूबल टाइप। हाँ, वो भी किया। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार,
ताकि डॉलर पर निर्भरता घटे। ये सब उसी दिशा में कदम थे। ये तो हुई पुरानी बात। अब हाल फिलहाल में क्या हुआ इस मोर्चे पर? देखिए, 2020 के बाद एक ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स बनी। इसका काम था सदस्य देशों के जो अपने घरेलू पेमेंट सिस्टम है, जैसे भारत का यूपीआई। हाँ, जैसे भारत का यूपीआई, रूस का SPFS, चीन का साइप्स, ब्राजील का पिक्स, इन सबको आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है और क्या स्विफ्ट का एक विकल्प बनाया जा सकता है, इसकी संभावना तलाशना। अच्छा। और फिर 2024 में कजान, रूस में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, वहां एक अहम घोषणा हुई। क्या? ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव, मीडिया में से ब्रिक्स पे कहा जा रहा है। ब्रिक्स पे? हाँ, और यही ब्रिक्स पे असल में स्विफ्ट का सीधा विकल्प या चैलेंजर बनने की क्षमता रखता है। ये भी स्विफ्ट जैसा ही कोई मैसेजिंग सिस्टम होगा? हाँ, ये भी एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ही होगा जो सदस्य देशों के बैंकों के बीच सीमा पार भुगतान को आसान बनाएगा, लेकिन पश्चिमी नियंत्रण से मुक्त होगा। तो क्या ब्रिक्स देश वाकई ऐसा कर पाने की स्थिति में हैं? मतलब उनके पास वो तकनीक, वो सिस्टम है? हाँ, इस मामले में उनकी स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, सदस्य देशों के पास अपने अपने बेहद सफल घरेलू पेमेंट सिस्टम पहले से मौजूद हैं। जैसे? रूस का SPFS है, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। ये तो उसने स्विफ्ट से निकाले जाने के डर से ही बना लिया था पहले ही। अच्छा। चीन का SIPS है, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। इससे तो 120 से ज्यादा देशों के बैंक जुड़े हुए हैं और ये चीनी मुद्रा युआन को भी प्रमोट करता है। और भारत का यूपीआई तो है ही। भारत का यूपीआई तो क्रांति ही कर चुका है, हम सब जानते हैं। और ब्राजील का PIX भी बहुत सफल बताया जाता है। तो अब लक्ष्य ये है कि इन सभी अलग अलग कामयाब सिस्टम्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी स्थापित की जाए। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक ऐसा साझा प्लेटफॉर्म या तरीका बनाना जहां ये सभी सिस्टम बिना स्विफ्ट के एक दूसरे से बात कर सकें, लेन देन कर सकें सीमलेसली। अच्छा, ये तो बड़ा कदम है। हाँ, और सुनने में आया है कि अक्टूबर 2024 में मॉस्को में इसका एक प्रोटोटाइप, एक नमूना दिखाया भी गया है। तो काम तेजी से चल रहा है लगता है। वो कजान शिखर सम्मेलन में एक ब्रिक्स बैंक नोट की भी काफी चर्चा हुई थी, वो क्या था? हाँ, वो एक सांकेतिक मतलब सिंबॉलिक बैंक नोट जारी किया गया था। वो कोई असली मुद्रा नहीं थी जिसे आप बाजार में चला सकें। अच्छा, असली करेंसी नहीं थी? नहीं, लेकिन उसका सांकेतिक महत्व बहुत बड़ा था। वो ब्रिक्स की मंशा जाहिर कर रहा था कि हम इस दिशा में सोच रहे हैं। और इस पे शायद अमेरिका से कुछ प्रतिक्रिया भी आई थी। ट्रंप ने कुछ कहा था। हाँ, उसका असर देखिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में बयान दिया कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर को चुनौती देंगे या उसे हटाने की कोशिश करेंगे तो वो उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। 100% टैरिफ? हाँ, तो जब आपका प्रतिद्वंदी आप किसी सांकेतिक कदम पर भी इतनी तीखी प्रतिक्रिया दे, तो इसका मतलब है कि आपका कदम असर डाल रहा है, आप कुछ तो सही कर रहे हैं। बात तो है, लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? स्विफ्ट का विकल्प खड़ा करना, डॉलर को चुनौती देना, इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल है, और दो बड़ी चुनौतियां तो साफ दिखती हैं। क्या? पहली है आपसी प्रतिस्पर्धा। देखिए, ब्रिक्स देश स्विफ्ट को चुनौती देने तो निकले हैं, पर उनके सदस्य देशों के बीच ही अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने की होड़ है। मतलब चीन चाहेगा कि उसका साइप्स और उसका युआन वैश्विक मानक बने, डॉलर की जगह लें। भारत चाहेगा कि यूपीआई का मॉडल और रुपया आगे बढ़े। ब्राजील अपने पिक्स को आगे बढ़ाएगा, रूस अपने SFPS को। हाँ, ये तो है। तो जब सदस्य देश ही आपस में इस तरह प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो फिर एक साझा ब्रिक्स पे प्लेटफॉर्म का आधार क्या होगा, कौन सा सिस्टम हावी होगा, इस पर आम सहमति बनाना एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती? दूसरी बड़ी चुनौती है साझा ब्रिक्स करेंसी का विचार। अच्छा, जो वो नोट दिखाया था? हाँ, वो सांकेतिक नोट भले ही जारी हुआ हो, लेकिन ब्रिक्स देशों की एक साझा मुद्रा बनना, जैसे यूरोप की यूरो है, वो लगभग नामुमकिन लगता है। इम्प्रॉबेबल। क्यों? यूरो बन गया तो ब्रिक्स करेंसी क्यों नहीं? यूरो बनाने के लिए यूरोपीय देशों को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से जोड़ना पड़ा। अपनी महंगाई दर, बजट घाटा, इन सब मानकों में एक रूपता लानी पड़ी। हाँ। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी मौद्रिक संप्रभुता, मतलब ब्याज दरें तय करने की आजादी वगैरह, वो छोड़नी पड़ी, एक सेंट्रल बैंक के हवाले करनी पड़ी। क्या ब्रिक्स देशों में ऐसा हो सकता है? उनकी अर्थव्यवस्थाएं कितनी अलग अलग हैं। भारत, चीन, युद्ध से जूझता रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, उनमें इस स्तर का आर्थिक समन्वय और अपनी मुद्रा को त्यागने की इच्छा, ये फिलहाल तो असंभव सा लगता है। चीन क्यों चाहेगा अपना युआन छोड़ना? बिल्कुल, चीन की तो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं युआन को लेकर।
वो क्यों छोड़ेगा? तो साझा करेंसी अभी दूर की कौड़ी लगती है। तो मतलब ब्रिक्स पे तो एक हकीकत बन सकता है, पर ब्रिक्स यूरो जैसा कुछ नहीं। हाँ, संक्षेप में ये कह सकते हैं, ब्रिक्स पश्चिमी वित्तीय दबदबे को लेकर गंभीर है, अपनी स्वायत्ता चाहता है और ब्रिक्स पे इस दिशा में एक ठोस और व्यावहारिक कदम लगता है। लेकिन एक साझा करेंसी, वो अभी भी एक सपना ज्यादा लगता है। तो आज हमने 3 बिल्कुल अलग अलग फलक देखे, चुनावों में बराबरी के मौके का आदर्श और उसकी जमीनी हकीकत यानी MCC। हाँ, फिर रोजमर्रा की जिंदगियों को खतरे में डालती सड़कें और कैसे व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत है यानी रोड सेफ्टी। बिल्कुल। और तीसरा, वैश्विक पटल पर शक्ति संतुलन बदलने की एक बड़ी कोशिश, ब्रिक्स बनाम स्विफ्ट। हाँ, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे। और ये तीनों ही दिखाते हैं कि कैसे नियम कानून, कैसे हमारा बुनियादी ढांचा और कैसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी और देश की दिशा तय करते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, जो इन सभी चर्चाओं से ही उभरता है। जरूर, क्या सवाल है? सवाल ये है कि जब हम देखते हैं कि MCC जैसे स्थापित नियमों को उनकी मूल भावना में लागू करने में, या अब सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे को सुधारने में इतनी चुनौतियां हैं हमारे अपने देश में, तो ब्रिक्स जैसा एक विशाल और इतनी विविधताओं से भरा गठबंधन, जिसमें सदस्य देशों के अपने हित भी कई बार टकराते हैं, क्या वो वाकई एक नई जटिल भुगतान प्रणाली जैसी पहल का प्रभावी ढंग से समन्वय कर पाएगा? या फिर भविष्य में मान लीजिए जलवायु परिवर्तन जैसी जो साझा वैश्विक चुनौतियां हैं, क्या उनसे मिलकर निपट पाएगा? और ये जो बहुपक्षवाद है, मल्टीलैटरलिज्म, उसके भविष्य के लिए ये क्या संकेत देता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।